तो गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम सभी क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। हम सभी क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथ पढ़ रहे हैं और आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे 10th क्लास के मैथ्स का 15th चैप्टर। ये आपकी पता है ओल्ड एनसीईआरटी की बुक के अनुसार 15 है और अगर आप लोग नई एनसीईआरटी से देखोगे तो ये आपका चैप्टर नंबर 14 है। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 14 है न्यू बुक के अकॉर्डिंग और ये आपका ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग है चैप्टर नंबर 15। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी यानी कि प्राइड का। देखिए बच्चों, हमने लास्ट क्लास के अंदर काफी सारी चीजें पढ़ ली थी और जिसके अंदर से सबसे ज्यादा मेन फॉर्मूला एक ही था हमारे पास में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई क्या होता है। जल्दी से बताइए बच्चे, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई क्या था? आप लिखेंगे सर, ऊपर था नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और नीचे क्या था बच्चे हमारे पास में? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। बोलिए इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे इतना क्लियर? ठीक है बच्चे, ये हमारे पास में फॉर्मूला था थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए आज की क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चे, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हमारे पास में ये होता है कि मान लीजिए आप लोग जानते हैं कि ये कितने रुपए का कॉइन है? 10 रुपए का कॉइन है। ठीक है, ये आप लोग जानते हैं। आपसे पूछा जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉसिंग, व्हाट कैन बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉसिंग दिस कॉइन। आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए इस कॉइन पर व्हाट कैन बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉसिंग दिस कॉइन। ये क्वेश्चन अजीब से नहीं लग रहा है? व्हाट कैन बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉसिंग दिस कॉइन। टॉसिंग दिस कॉइन की प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी जाएगी आपसे। आपसे पूछा जाएगा कि अगर इस कॉइन को टॉस किया जाता है बच्चे, या तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए या फिर टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। इतना क्लियर सभी को? प्रोबेबिलिटी कभी भी टॉसिंग द कॉइन की नहीं पूछी जाती, हमेशा कॉइन को टॉस करने के बाद प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है हेड की या फिर टेल की। ठीक है, आप कहोगे कि सर एक बार फिर से बता दीजिए। बच्चे हम ये कह रहे थे कि यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट कैन बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉसिंग दिस कॉइन। ये गलत लिखा है क्योंकि कॉइन को टॉस करने की प्रोबेबिलिटी कोई नहीं पूछता। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर ये पूछना चाह रहे हैं कि जब इस कॉइन को टॉस किया जाएगा तो बच्चे आप जानते हैं कि सर या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। यानी कि एक कॉइन को टॉस करने के बाद में हमसे हेड आने की प्रोबेबिलिटी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी पूछी जा सकती है, किसी कॉइन को टॉस करने की प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी जाएगी। क्लियर सभी को? ठीक है, यस सर। यहाँ पर क्या लिखा है? आइदर हेड विल कम और हेड विल नॉट कम। यानी कि आपने एक चीज लिखा, या तो हेड आएगा या फिर हेड नहीं आएगा। बोले इतना क्लियर सभी को? जब आप एक कॉइन को टॉस करेंगे तो बच्चे आप क्या कहोगे? आप ये कहोगे कि सर या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। आप यही तो कहेंगे। यानी कि आपने कहा या तो हेड आएगा या फिर हम टेल को ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि हेड नहीं आएगा, हेड विल नॉट कम। बोले दोनों चीज एक है कि नहीं बच्चे? या तो हेड आएगा यस सर। या हेड नहीं आएगा तो टेल आएगा। और टेल को हम लिख सकते हैं क्या? हेड विल नॉट कम, यानी कि हेड नहीं आएगा। तो ये हमारे पास में कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कहलाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का मतलब शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर हम लोग इसको सिर्फ और सिर्फ एक चीज में देखें, यानी कि हेड आना या फिर हेड नहीं आना, ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहलाते हैं। बोथ दीज इवेंट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अब यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ एक चीज समझनी है। क्या चीज समझनी है? कि सर एक वर्ड और लिखा है, लेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इज पीई एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द हेड इज पीई। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा फिर से टाइपिंग मिस्टेक है। टाइपिंग मिस्टेक ये है कि अगर हेड आने की प्रोबेबिलिटी पीई है तो बच्चे हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड इज क्या होगी आपके पास में बच्चे? वो होगी आपके पास में पी ई और ई के ऊपर बार। ठीक है, आप लोगों ने तीन चीजें याद रखनी है बच्चे। आपने जब एक कॉइन को टॉस किया, क्या क्या आपने एक कॉइन को टॉस किया, टॉसिंग आ कॉइन। जब आपने एक कॉइन को टॉस किया तो आपने ये कहा कि सर या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि सर या तो हेड आएगा
या फिर टेल आएगा, यानी कि या तो सर हेड आएगा या फिर हेड विल नॉट कम, हेड विल नॉट कम, ये है, ठीक है। फिर आपने ये लिखा कि सर अगर हेड आने की प्रोबेबिलिटी को हम लोग टी ई लिख रहे हैं, तो बच्चे हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी को हम लोग क्या लिखेंगे, पी ई, सर पी और नॉट इनके ऊपर, ठीक है, पी नॉट ई। क्या इतना क्लियर है सभी को? अब ये यस सर। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल भाषा में याद रखना है कि व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। अगर आपसे पूछा जाए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या हैं, तो आप सीधे सीधे शब्दों में कह सकते हैं सर किसी चीज का होना और उसी चीज का ना होना क्या कहलाता है हमारे पास में, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहलाता है। हेड का आना और हेड का ना आना एक दूसरे का क्या कहलाएगा बच्चे, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहलाएगा। बोले क्लियर सभी को? जैसे आपने एक डाइस को फेंका, आपने कहा 5 विल कम, तो बच्चे इवेंट है आपके पास में क्या, 5 विल कम, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से, इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो जाएगा बच्चे सर 5 विल नॉट कम। विल नॉट कम। और हमेशा एक चीज आपको याद रखनी होगी बच्चे, क्या चीज याद रखनी होगी, पी प्लस पी नॉट ई का जो सम होता है वो कितना होता है, हमेशा एक होता है। किसी चीज को होने के चांस और किसी चीज को ना होने के चांस को जब जोड़ दिया जाता है तो हमारे पास में कितना आ जाता है, एक आ जाता है। बोले इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे इतना क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये हर एक चीज के अंदर ट्रू होगा आपकी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी के जितने भी क्वेश्चंस होंगे। जैसे कि आप लोगों से अगर यहाँ पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, बच्चे आपने एक कॉइन को टॉस किया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी सर, 1/2, क्योंकि जब हम कॉइन को टॉस करेंगे या तो हेड आएगा टेल आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारे पास में क्या है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 2 है। पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, हेड कितनी जगह लिखा है, एक जगह लिखा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड, बच्चे आपने इसको लिख दिया पी, देखो ये गलत है, सिंबल सिंबल ये होता है पी ई के ऊपर नोट होता है, तो बच्चे यानी कि आपका हेड नहीं आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने, 2, और हेड नहीं आएगा तो कौन आएगा बच्चे, टेल आएगा, क्योंकि जब आपने कॉइन को टॉस किया है अगर हेड नहीं आएगा तो टेल पक्का आएगा। तो बच्चे कितना हो गया हमारे पास में, 1/2। और यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड को, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। बच्चे कितनी हमारे पास में सर, ये है हमारे पास में प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/2। और अगर आप लोग यहाँ एक चीज को नोट करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड दोनों का सम कितना है सर, 1/2 प्लस 1/2 कितना है हमारे पास में, सम 1 है। यानी कि आप इसको ऐसा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। बोले क्लियर सभी को? सर हाँ बच्चे। सर जैसे कि ये पी हो ई होता है और पी नॉट ई होता है, तो ये पी नॉट ई के ऊपर जो ये डैश का साइन होता है, ये मतलब होता है या फिर हम खुद से मान के लेते हैं? ये आपको लगाना ही पड़ेगा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स के अंदर। जैसे कि एक एग्जांपल आपको और देते हैं हम अपनी तरफ से। मान लीजिए आपने आपसे ये पूछा गया, ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, आप सभी को पता होगा बच्चे। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास में एक ऑर्डिनरी ईयर है, एक ऑर्डिनरी ईयर है, बताइए ऑर्डिनरी ईयर के अंदर कितने डेज होते हैं? आप कहोगे सर 365 डेज। 365। 365। जब आपने इसको तोड़ा तो बच्चे आपने इसको 7 से भाग किया, ध्यान से सुनते रहना सारी चीजों को, ये एक आपका क्वेश्चन हो जाएगा। 7 पंजे 35, सर घटाया तो हमारे पास में 1 आ गया और ऊपर से 5 उतारा, 7 दूनी 14, और सर हमारे पास में 1 बच गया। यानी कि 365 को हम लोग लिख सकते हैं 52 वीक्स एंड 1 डे। बोले लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो सर 52 सप्ताह तो पूरे हो गए हमारे पास में और एक दिन हमारे पास में एक्स्ट्रा बच गया। बच गया कि नहीं बच गया बताइए? यानी यस कि सर। यस सर, बच गया। देखा जाए तो हमारे पास में 52 तो सप्ताह पूरे हो जाएंगे, यानी कि तो हमारे पास में वीक्स पूरे हो जाएंगे, प्लस हमारे पास में एक दिन एक्स्ट्रा बच गया। अब आपसे पूछा जाता है 52 वीक के अंदर, देखिए 52 वीक का मतलब है कि आपके पास में 52 संडे भी आ चुके हैं, 52 मंडे भी आ चुके हैं, 52 ट्यूसडे भी आ चुके हैं, यानी कि 52 सारे डेज आ चुके हैं। इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, यानी कि आपके पास में अगर पूछा जाए
कि ऑर्डिनरी ईयर के अंदर 52 तो सभी चीजें आएंगी, 52 सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, इतवार। अब ये जो एक दिन बच गया है, क्या कोई बता सकता है कि ये कौन सा दिन बच गया है? सर ये कोई भी हो सकता है 7 दिन में से। जाहिर सी बात है सर, ये 7 दिन में से कोई भी हो सकता है। कौन कौन सा हो सकता है? आप कहोगे सर ये संडे हो सकता है। सर अगर ये संडे हो गया तो 52 संडे यहाँ थे, एक संडे यहाँ हो गया, कितने संडे हो गए? 53 संडे हो जाएंगे कि नहीं हो 53। जाएंगे? 53 संडे हो जाएंगे उस ईयर के अंदर। तो बच्चे आपसे ये क्वेश्चन बड़ा फेमस पूछा जाता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज इन अ ऑर्डिनरी ईयर। एक ऑर्डिनरी ईयर के अंदर 53 संडे होंगे, इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बच्चे आप क्या कहोगे, इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? आपने कहा सर देखिए ये जो एक दिन है ये संडे भी हो सकता है, सर ये मंडे भी हो सकता है, सर ये ट्यूसडे भी हो सकता है, सर ये वेडनेसडे भी हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, या फिर सैटरडे हो सकता है। यानी कि इन 7 दिन में से कोई सा एक दिन हो सकता है। यानी कि सर ये 7 दिन में से पूछा जा रहा है कि 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। बच्चे संडे एक बार लिखा हुआ है, तो बच्चे ऑर्डिनरी ईयर के अंदर 53 संडे होंगे, इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/7 है कि नहीं, ये बताओ। सर 1/7 कैसे है? 1/7 यस ऐसे सर, क्योंकि टोटल क्योंकि देखिए 52 तो हमारे पास में संडे होंगे ही होंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है 53 संडे की प्रोबेबिलिटी कितनी है। बच्चे संडे यानी कि दिन है हमारे पास में, दिन कितने होते हैं सर? या तो संडे एक या फिर मंडे दो, यानी कि हमारे पास में टोटल 7 दिन होते हैं। इन 7 दिन में से कोई सा एक दिन होगा संडे। बच्चे इन 7 दिन में यानी कि जो हमारे पास में टोटल आउटकम्स हैं, आप लिखते हैं ना प्रोबेबिलिटी क्या होती है किसी इवेंट की, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने? 7। सर इन 7 दिन में से कोई एक दिन तो होगा ही होगा, या तो संडे होगा, या मंडे होगा, या ट्यूसडे होगा, या वेडनेसडे होगा, या थर्सडे होगा, या फ्राइडे होगा, या सैटरडे होगा। यानी कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 7 है। इन 7 में से कोई सा एक दिन होगा। पूछा जा रहा है कि वो दिन संडे होगा, तो संडे एक जगह लिखा है, यानी कि प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/7। यानी कि अगर हमारे पास में कोई ऑर्डिनरी ईयर है तो उसके अंदर 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/7। अगर आपसे पूछा जाए सर हाँ बोलिए। सर जैसे कि इसकी प्रोबेबिलिटी मतलब 53 संडे की पूछी गई है, ठीक है, तो 52 तो होंगे ही होंगे, ये तो श्योर है। अगर ये 1/7 वाली प्रोबेबिलिटी अगर पूरी हो गई तो 53 संडे हो जाएंगे। हाँ अच्छा मैं क्योंकि समझ गई, मैं श्योर कर रही थी। हाँ क्योंकि हमारे पास में प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है कि हम अनुमान लगा रहे हैं, हमें नहीं पता इस साल में क्या होने वाला है। अगर हमें पता ही होगा संडे आएगा तो प्रोबेबिलिटी किस चीज की? फिर तो वो श्योर है भाई। प्रोबेबिलिटी निकाली कहाँ जाती है? जहाँ अनसर्टेनिटी होती है, जहाँ अनसर्टेनिटी होती है आप वहीं तो प्रोबेबिलिटी निकालते हो। अच्छा एक क्वेश्चन और हम आपसे पूछें, आपको बड़ा अजीब सा क्वेश्चन लगेगा। आपने एक डाइस फेंका और एक डाइस के ऊपर 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ये बताओ। आपने कहा सर एक डाइस फेंका, तो डाइस को जो फेंका तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? बताइए कितनी होगी? 1/6। सर लेकिन बस 1/6। आप इस चीज को कैसे बताओगे कि 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है? आप ये कहोगे या तो 5 आएगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी कितनी है? 100%, या फिर 5 नहीं आएगा, प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0%। भाई ये 1/6 कहाँ से आया? आपने कभी सोचा है कि भाई जब हम डाइस को फेंक रहे हैं तो 5 आएगा या 5 नहीं आएगा? यानी कि जो अनुमान हम लगा रहे हैं, इस चीज का अनुमान लगा रहे हैं कि पासा अभी हमारे हाथ में है, अगर हमने फेंक दिया फिर तो बच्चे वो श्योर या इम्पॉसिबल इवेंट के अंदर आ जाएगा। या तो 5 आएगा 100%, या 5 नहीं आएगा 0%। यानी कि कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। जब आपने पासा फेंक ही दिया, अगर 4 आ गया तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0। तो जो हम अनुमान लगा रहे हैं वो अनसर्टेनिटी पे लगा रहे हैं कि पासा हमने रोल करके बस फेंकने ही वाले हैं, पासा फेंका नहीं है। अगर पासा फेंक दिया फिर तो चीजें क्या हो जाएगी? 100% और 0% हो जाएगी। यानी कि हम अनुमान लगाते हैं पहले। अगर हमें यही पता ही है कि इस साल के अंदर संडे ही आएंगे 53, तो प्रोबेबिलिटी किस चीज की? किसी भी चीज की नहीं है। यानी कि फिर तो हमें पता है कि संडे आएगा, या तो फिर हमें ये पता है कि संडे नहीं आएगा, यानी कि या तो 100% है 0% है। फिर हम प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकाल रहे हैं? क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी ये निकाल रहे हैं कि जिस ईयर का हमसे पूछा जाए, हमें नहीं पता उस ईयर के अंदर चांसेस क्या है, वो कोई सा भी ईयर हो ऑर्डिनरी, उसके अंदर हमेशा संडे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 53 संडे आने की 1/7 ही रहेगी, क्योंकि हमें नहीं पता आप कौन से ईयर की बात कर रहे हो। अगर आपसे कहा जाए कि 2001 में बताइए 53 संडे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, भाई ये घटना घट चुकी है।
2001 में फिक्स हमें पता है या तो 53 संडे थे या नहीं थे। क्लियर सभी को? बोले यस इतना सर क्लियर हुआ क्लियर ना? है। क्योंकि हम लोग प्रोबेबिलिटी तभी निकालते हैं जब वो चीज ना हुई हो। अगर आपसे कोई कहने लगे कि बताइए 2022 में कितने, कि 2022 में संडे आने की प्रोबेबिलिटी, 53 संडे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, आप 1/7 नहीं कह सकते क्योंकि वो घटना घट चुकी है। यानी कि वो पता है आपको क्या था, वो आप देख लो कैलेंडर में कि 2022 में 53 संडे थे या नहीं थे, या ये 100% है या फिर ये 0% है। हम लोग निकालते हैं उस चीज की प्रोबेबिलिटी जिस चीज की हमें पता ही नहीं है। हमें नहीं पता आप कौन से ईयर की बात कर रहे हो, आप 2002 की बात कर रहे हो या 2022 की बात कर रहे हो या फिर आप 2033 की बात कर रहे हो, हमें नहीं पता। अगर हम इसको मानकर चले, हमें नहीं पता आप कौन से ईयर की बात कर रहे हो, सिर्फ आपने कहा कि आप ऑर्डिनरी ईयर के अंदर पूछ रहे हो कि बताइए 53 संडे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब हमें नहीं पता वो घटना घटी है नहीं घटी है, क्या हो रहा है उसके बाद में, तो हम ये कहेंगे कि सर अगर हम देखे जाएं कि एक ऑर्डिनरी ईयर के अंदर 52 वीक्स होते हैं, यानी कि 52 संडे तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन पर सर एक दिन एक्स्ट्रा भी होता है। अब ये दिन कुछ भी हो सकता है। अब ये क्या क्या हो सकता है भाई, या तो ये संडे होगा या मंडे होगा या ट्यूसडे होगा या वेडनेसडे होगा या थर्सडे होगा, ये फ्राइडे होगा या फिर सैटरडे होगा। क्या इनके अलावा कुछ हो सकता है? क्या कोई ऐसा भी दिन होता है जो इनके अलावा कुछ हो जाए? नहीं हो सकता। यानी कि इस दिन की प्रोबेबिलिटी, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने, पॉसिबल आउटकम 7, इन सातों में से ही कुछ ना कुछ होगा। संडे होने की प्रोबेबिलिटी, तो आपने कहा सर संडे तो एक ही जगह लिखा हुआ है, यानी कि 1/7। अब आप हर किसी क्वेश्चन का आंसर 1/7 ही आएगा। ऑर्डिनरी ईयर में 53 मंडे होने की प्रोबेबिलिटी 1/7, ऑर्डिनरी ईयर में 53 ट्यूसडे होने की प्रोबेबिलिटी 1/7। समझ रहे हो आप? हर किसी का आंसर 1/7। क्लियर सभी को? यस अब सर। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या रोल प्ले करेगा? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ये रोल प्ले करेगा कि आपके पास में 52 वीक तो कंप्लीट है प्लस एक दिन है। आपसे ये पूछा जाए कि आप प्रोबेबिलिटी बताइए किसकी, 53 संडे की, तो आप आंसर बताइए कितना आएगा? आप कहेंगे सर आंसर आएगा 1/7। अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक ऑर्डिनरी ईयर के अंदर 53 संडे नहीं होंगे, इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी है? आप कहोगे कि सर संडे नहीं होगा तो संडे के अलावा 6 दिन में से तो कोई सा दिन होगा ही होगा। भाई संडे नहीं चाहिए, 53 संडे नहीं होंगे इस चीज की प्रोबेबिलिटी, सर संडे नहीं होगा तो यानी कि 6 दिन में से कुछ ना कुछ होगा। तो बच्चे नोट संडे की प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 नोट संडे वो कितनी हो जाएगी हमारे पास में? सर वो हो जाएगी हमारे पास में 6/7। बोलिए इतना क्लियर? ये हमारे पास में पीई है और ये हमारे पास में पी नोट ई है। और आप देखोगे पीई प्लस पी नोट ई हमारे पास में कितना आएगा? सर 1/7 प्लस 6/7 जोड़कर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स के हिसाब से आप लोग अगर देखोगे तो बच्चे आपको हमेशा ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि सर किसी चीज के होने की और किसी चीज को ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम जो होता है सर वो कितना होता है? हमेशा 1 होता है। बोलिए क्लियर सभी को? यस सर। जैसे कि ऑर्डिनरी ईयर के अंदर 53 संडे आने की प्रोबेबिलिटी प्लस 53 संडे ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? आप कहोगे सर दोनों को जोड़ करके 1 आएगा। अगर आपसे किसी क्वेश्चन में दे दिया जाए कि ऑर्डिनरी ईयर के अंदर 53 संडे होंगे, इस चीज की प्रोबेबिलिटी 0.65 है, तो उस ईयर के अंदर 53 संडे नहीं होंगे, इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? आप कह दोगे सर 1 - 0.65। बोले क्लियर सभी को? सर 0.35। हाँ 0.35, क्योंकि आपने घटा दिया ना 1 में से इसको, तो कितना आ जाएगा? 0.35। अब इसका आंसर बताइए कितना होगा? ये रहा कि किसी इवेंट को होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.05 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट सर विल नॉट हैपन? 0.95। उसको ना होने सर की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.95। 0.95, क्योंकि आपने उस 95 सर। इवेंट को ना होने की प्रोबेबिलिटी बच्चे कितना लिखोगे? 1 - PE, 1 माइनस यानी कि सर 1 - 0.05 कैसे घटाओगे? सर एक के पीछे डेसिमल लगा के 2 जीरो लगाया और इसमें से आपने घटा दिया 0.05 को, तो सर यहाँ पर आया कैरी करके 10 और बच्चे यहाँ पर आया 10 में से 5 गया 5 और 9 में से 0 गया 9। क्लियर सभी को? यानी कि 0.95। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बताइए।
सर 0.72। When a coin is tossed, the probability of getting a head is 0.28. एक कॉइन को उछाला गया और आपको बता दिया गया हेड आने की प्रोबेबिलिटी इतनी है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल? तो बच्चे गेटिंग अ टेल का मतलब क्या है कि सर हेड नहीं आएगा. तो बच्चे वो कितना हो जाएगा हमारे पास में? प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस 0.28. और बच्चे कितना आ जाएगा हमारे पास में? 0.7. बोले क्लियर सभी को? बोले बच्चे इतने क्लियर सभी को? यस सर। बच्चे ये क्वेश्चन पोल में क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी का चैट सेक्शन तो बच्चे बंद कर दिया जाता है और आप सभी का क्वेश्चन पोल के अंदर पोल सेक्शन ऑन कर दिया जाता है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए. जस्ट एक सेकेंड. चलिए बच्चे, तो आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया क्वेश्चन नंबर 7 के लिए. अभी हम आपको क्वेश्चन समझा देते हैं. क्वेश्चन क्या है सर बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर. देखिए, a bag of balls contains red and yellow balls. If the probability of getting a red ball is 0.55. आप बैग में से एक रेड बॉल बाहर निकालेंगे, इस चीज की प्रोबेबिलिटी 0.55 है. द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ येलो बॉल, आपको बतानी है येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है. देखिए जाहिर सी बात है, अगर बैग के अंदर येलो और रेड बॉल है, बच्चे अगर आपने बैग के अंदर हेड डाला या तो रेड आएगी, क्योंकि जब रेड नहीं आएगी तो वो अपने आप ही येलो आ जाएगी. चलिए अभी 10 बच्चों का आंसर आ गया है. कितने? 35 में से अभी 25 स्टूडेंट्स बाकी हैं. चलिए बच्चे 14 बच्चों का आंसर आ गया है. सर बस 2 मिनट। देखिए जितने बच्चों का आंसर आ गया है, अभी उससे ज्यादा बच्चे बाकी हैं क्योंकि क्लास के अंदर 35 स्टूडेंट्स. अभी ये मान के चलिए कि 35 स्टूडेंट्स में से 15 बच्चों का आंसर आया, अभी 20 स्टूडेंट्स बाकी है आंसर के बिना. बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनका आंसर नहीं आया है. चलिए बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए. चलिए 18 बच्चों का आंसर आ गया है और अभी 18 ही बच्चे बाकी है मान के चलो. देखिए थोड़ा जल्दी सॉल्व कीजिए क्योंकि हमें ये आज चैप्टर खत्म करना है. इसके बाद अभी 3 पोल हो रहे हैं. एक पोल इसी से कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट से, बाकी 2 पोल अलग चीजों से है. तो प्लीज ये आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा जल्दी सॉल्व कीजिए. चलिए बच्चे लास्ट 5 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड्स. 5 4 3 2 1. चलिए बच्चे आप सभी का पोल सेक्शन तो बंद किया जाता है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है. जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या जिन बच्चों ने पोल के अंदर आंसर नहीं किया है, सिर्फ वही बच्चे अपना आंसर करेंगे चैट के अंदर. जिन्होंने पोल में आंसर कर दिया वो चैट में आंसर नहीं करेंगे. चलिए बच्चे चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है और लास्ट 5 सेकेंड है आप लोगों के पास में. लास्ट 5 सेकेंड्स. 5 4 3 2 1. अब किसी का भी बच्चा मान्य नहीं होगा आंसर जो भी आप चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजोगे. देखिए बच्चे पोल का रिजल्ट क्या है, हम पोल का रिजल्ट जरूर बताएंगे आपको. पोल का रिजल्ट है 0 2 21 1. 0 2 21 1.
देखिए आप लोगों से पूछा गया है बच्चे, क्या पूछा गया है कि जब आपके पास में एक बैग है और उस बैग के अंदर बच्चे कितने कलर की बॉल है, सिर्फ 2 ही कलर की बॉल है। अब बैग ऑफ बॉल्स कंटेन्स रेड एंड येलो बॉल्स। बच्चे उस बैग के अंदर या तो रेड बॉल है और या फिर येलो बॉल है। तो जाहिर सी बात है जब आप उस बैग के अंदर हाथ डालोगे और हाथ डाल के एक बॉल बाहर निकालोगे, या तो वो बॉल रेड बाहर आएगी भाई, या तो वो बॉल बाहर जो आएगी वो रेड होगी, या फिर वो रेड नहीं होगी। और जब वो रेड नहीं होगी तो इसका मतलब कौन सी बॉल बाहर आई है, येलो बॉल बाहर आई। तो बच्चे आपको बस यही चीज समझाई गई है कि बच्चे रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.55 है। तो बच्चे येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, यानी कि रेड नहीं होगी, तो हम लोग निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड। बच्चे को कितनी आ जाएगी, 1 माइनस 0.55, और ये बच्चे घटाने पर आ जाएगी 0.45। और यही प्रोबेबिलिटी है हमारे पास में येलो बॉल की, क्योंकि रेड नहीं होगी तो वो अपने आप ही येलो होगी, और येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0.45। बोलिए इतना क्लियर सभी को, बोलिए बच्चे क्या इतना क्लियर हुआ सभी को। Yes, sir. यस नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आप सभी के सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 8। तो सबसे पहले आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया जाता है और बच्चे आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया जाता है। ठीक है, कौन से क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। ठीक है, ध्यान से देखना कि क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास में है क्या बच्चे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी देख रहे होंगे कि सर क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास में ये है, युवराज एंड विराट आर प्लेइंग, युवराज एंड विराट आर प्लेइंग, ठीक है, युवराज एंड विराट आर प्लेइंग अ टेनिस मैच, द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द युवराज इज 0.3, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ विराट। यानी कि युवराज को जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.3 है। तो बच्चे बताइए विराट को जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। चलिए 12 बच्चों का आंसर आ गया है, 13 बच्चों का आंसर आ गया है, क्लास के अंदर 36 बच्चे हैं। चलिए बच्चे 20 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। ठीक है बच्चे, आप सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप सभी के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। चैट सेक्शन में सिर्फ वही बच्चे आंसर करें जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, या फिर जो बच्चे किसी और वजह से पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे। चलिए चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है, जल्दी से लास्ट 5 सेकेंड से आप लोगों के पास में। चलिए बच्चे लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए आप सभी का पोल सेक्शन बंद के तो चैट सेक्शन भी बंद कर दिया जाता है। अब आप लोग सामने देखना, पहले आपको पोल का रिजल्ट बताएंगे बच्चे। पोल का रिजल्ट है 22-1-1-0।
22, 1, 1, 0। देखिए बच्चे, आप सभी से पूछा जा रहा है कि देखिए युवराज और विराट है। बच्चे प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ युवराज बच्चे कितनी है कि युवराज जीतेगा, 0.3 है। अब पूछा जा रहा है विनिंग ऑफ विराट कि बच्चे विराट की विनिंग करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। आप हमें ये बताइए, अगर हमारे पास में युवराज जीत रहा है, इस चीज की प्रोबेबिलिटी इतनी है, तो बच्चे युवराज नहीं जीतेगा यानी कि युवराज हार जाएगा, इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी है सर, 1 माइनस 0.3। और ये प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई बच्चे, 0.7। अब युवराज हार जाएगा तो विराट अपने आप ही जीत जाएगा, यानी कि इसके जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 0.7। बोले इतना क्लियर सभी को? बोले बच्चे इतना क्लियर हुआ सभी को? यस ठीक है, सर, क्लियर हो गया। चलिए तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देखिए हमारे पास में चैप्टर का थोड़ा सा और हिस्सा बचा हुआ है। क्या हिस्सा बचा हुआ है कि सर आज हम लोग बात करेंगे इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है। देखिए इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, कैन अ नंबर ग्रेटर देन 6 बी ऑब्टेन बाय थ्रोइंग अ डाइस, यानी कि जब हम डाइस को फेंकेंगे तो क्या कोई नंबर 6 से बड़ा आ जाएगा। आप कहोगे सर जब हम डाइस को फेंकते हैं बच्चे नंबर कौन कौन सा आता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सर यही नंबर आते हैं जब हम डाइस को फेंकते हैं। तो क्या जब हम डाइस को फेंकेंगे तो कोई नंबर 6 से बड़ा आ सकता है क्या, कभी 7, 8, 9, 10 आ सकता है। आप कहोगे सर कभी नहीं आ सकता। तो इस टाइप के इवेंट्स को हम लोग बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट्स। यानी कि इतना क्लियर हो सभी को, इम्पॉसिबल इवेंट्स हम लोग किसको बोलते हैं, यानी कि वो इवेंट्स जो कभी हो ही नहीं सकते, वो इवेंट जो कभी हो ही नहीं सकते वो इम्पॉसिबल इवेंट्स कहलाते हैं। बोलिए इतना क्लियर सभी को? जैसे कि एग्जांपल वही है कि एन इवेंट विच कैन नेवर बी हैपन इज कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट। एक ऐसा इवेंट जो कभी नहीं हो सकता इम्पॉसिबल इवेंट कहलाता है। एग्जांपल, गेटिंग a number greater than 6 in a throw of dice is an example of impossible event। यानी कि आप कहेंगे सर जब हम एक डाइस को फेंकेंगे तो 6 से बड़ा नंबर आने के कोई भी चांस नहीं है, इस वजह से इसको इम्पॉसिबल इवेंट कहा जाता है। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है अगर कोई इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट है बच्चे उस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। आपसे कहा गया कि आपने एक डाइस को फेंका, बच्चे आप कहोगे जब डाइस को फेंका तो या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। आपसे पूछा जाए कि आप प्रोबेबिलिटी बताइए किस इवेंट की कि आप एक 6 से बड़ा नंबर, क्या मतलब आपको एक 6 से बड़ा नंबर मिलेगा। बच्चे आपने कहा टोटल आउटकम तो 6 है और 6 से बड़े नंबर कितने हैं, तो 6 से बड़ा नंबर एक भी नहीं है, सर 0। 0/6। और 0 का जो डिवाइड करोगे 6 से तो 0 इज डिविजिबल बाय एवरी नंबर। बच्चे प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट कितनी आ जाएगी सर, वो आ जाएगी हमारे पास में 0। यानी कि जो इम्पॉसिबल इवेंट होते हैं उस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है हमारे पास में, 0 होती है। ये आप सभी को याद रखना है। व्हाट वुड बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एन इम्पॉसिबल इवेंट। आप कहोगे सर इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमारे पास में 0 होती है। क्लियर सभी को? यस बोलिए सर। बच्चे क्लियर? ठीक है, यस अगर सर। इतना ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो अ बैग कंटेन्स ओनली रेड एप्पल्स, यानी कि एक बैग के अंदर केवल और केवल लाल एप्पल्स है। 1 एप्पल इज चूजन एट रैंडम, उनमें से एक एप्पल अचानक से बाहर निकाला जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन एप्पल। इस चीज की प्रोबेबिलिटी बताइए जो बाहर निकल कर आएगा वो एक ग्रीन एप्पल होगा, इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। आप कहोगे सर इस चीज की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। क्यों होगी इस चीज की प्रोबेबिलिटी 0, क्योंकि जिस बैग में आपने हाथ डाला है उस बैग के अंदर सिर्फ रेड एप्पल्स हैं, तो ग्रीन एप्पल बाहर कहां से आएगा, नहीं आ सकता। तो सर ये इम्पॉसिबल इवेंट है और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है हमारे पास में, 0। 0। बोलिए क्लियर सभी को? यस सर। चलिए तो एक क्वेश्चन आ चुका है आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 9। आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया जाता है और बच्चे आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया जाता है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया जाता है। एक सेकेंड बस। देखिए सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 9 आ गया होगा पोल सेक्शन के अंदर। क्या पूछा जा रहा है आप सभी से, ध्यान से देखना। आप सभी से पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम द डेक ऑफ कार्ड, यानी कि हमारे पास में एक डेक ऑफ कार्ड है
उसमें से 2 कार्ड निकाले जाते हैं। पूछा जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड विल बी एस ऑफ स्पेड, दोनों कार्ड एस ऑफ स्पेड होंगे, इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। चलिए बच्चे सॉल्व कीजिए जल्दी से। चलिए 11 बच्चों का आंसर आ गया है और इस बार बच्चों ने गड़बड़ करनी शुरू कर दी है। चलिए 12 बच्चों का आंसर आ गया है। इस बार 12 पर रुक गए बच्चे। भाई 12 बच्चे आंसर करेंगे क्या इस बार, बाकी बच्चे आंसर नहीं करेंगे क्या? इस बार तो आप लोग तबाह हो गए हैं सभी लोग। 15 में से 6 बच्चों का सही है, सिर्फ 16 में से 6 बच्चों का सही है। भाई आप लोग इस चीज पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, इस चीज पर आप लोग इस चीज पे ध्यान नहीं दे रहे हैं कि 2 कार्ड्स, both cards will be ace of spade, both card will be ace of spade। आप इस चीज की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो बच्चे। आपने 52 कार्ड में से 2 कार्ड बाहर निकाले और दोनों कार्ड एस ऑफ स्पेड होंगे, इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए बच्चे सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है। 13 बच्चों का आंसर आया है पोल के अंदर और चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है। सिर्फ वही बच्चे चैट के अंदर आंसर करना, या तो उनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या उन्होंने किसी वजह से पोल के अंदर आंसर नहीं किया है। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए सुमन देवी के नाम से बच्चे का सी ऑप्शन आ गया। देखिए बच्चे चैट के अंदर एक बच्चे का सी ऑप्शन सुमन देवी के नाम से। बाकी पोल का रिजल्ट ये रहा आप सभी के सामने। बच्चे इस बार पोल का रिजल्ट बहुत बेकार है। 7 1 8 7, 7 1 8 7। और आपको जानकर हैरानी होगी 8 और 1 9, 9 और 1 10 और 7 17, 17 बच्चों का गलत है। कैसे गलत है बच्चे? आप लोग ये जानते हैं कि 26, सॉरी आप ये जानते हैं कि 52 कार्ड होते हैं। बोले सभी को पता है ना 52 कार्ड होते हैं। यस सर सर। 52 कार्ड में से आप सभी को पता है कि सर 26 तो रेड होते हैं और सर 26 हमारे पास में ब्लैक होते हैं, ये सभी को पता है। ठीक है यस सर। सर। अब ये जो 26 26 है सर, इस 13 तो हमारे पास में होते हैं डायमंड के बच्चे, 13 हमारे पास होते हैं हार्ट के बच्चे, इनमें से 13 हमारे पास होते हैं स्पेड के और 13 हमारे पास होते हैं क्लब के, सभी को पता है। अब यस इसके सर। अंदर देखना जरा सर, ये 13 कार्ड कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है एस, एक होता है 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद होता है जे के क्यू। ठीक है, ये 13 कार्ड होते हैं और यही 13 कार्ड हर किसी में होते हैं। यहाँ भी ये 13 कार्ड होंगे, यहाँ भी ये 13 कार्ड होंगे, यहाँ भी ये 13 कार्ड होंगे। एस ऑफ स्पेड बच्चे, अगर आप स्पेड के अंदर देखेंगे बच्चे, स्पेड के अंदर एस कितना होता है? 1। वो कह रहा है कि आपने 52 कार्ड में से
है ना, डेक ऑफ कार्ड, यानी कि 52 कार्ड में से आपने 2 कार्ड निकाले। ठीक है सर। भाई बोथ का मतलब है दोनों के दोनों एस ऑफ स्पेड होंगे। आप कहेंगे सर स्पेड के अंदर एस एक ही होता है। सर दो एस कहाँ से लेकर आओगे स्पेड के अंदर? तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी सर ये तो इम्पॉसिबल है। एक 52 ताश की गड्डी के अंदर स्पेड का एस सिर्फ एक ही होता है, आप 2 कहां से निकाल दोगे? यानी कि तो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। और इम्पॉसिबल इवेंट की बताइए जरा प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 0 होती है। बोल इतना क्लियर सभी को? सर ये तो एक इम्पॉसिबल इवेंट है जो कभी हो ही नहीं सकता कि 52 ताश के पत्तों में कभी भी 2 एस नहीं हो सकते स्पेड के। ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है। बोलिए क्लियर हुआ सभी को? बोलिए क्लियर हुआ सभी को? ठीक है बच्चे, Yes, sir. अगर क्लियर है तो सर हमारे पास में इसकी वैल्यू कितनी आ गई? सर इसका आंसर 0 आ गया है। सर ये तो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। अब श्योर इवेंट क्या होता है? सर एक ऐसा इवेंट जो हमेशा होगा ही होगा। कैसे? कैन अ नंबर लेस देन 7 बी ऑब्टेन बाय थ्रोइंग अ डाइस? कि जब आप एक डाइस को फेंकेंगे कि आपको एक 7 से छोटा नंबर मिलेगा? जाहिर सी बात है, जब आपने एक डाइस को फेंका या तो आपको 1 मिलेगा, या 2 मिलेगा, या 3 मिलेगा, या 4 मिलेगा, या 5 मिलेगा, और या 6 मिलेगा। और ये सारे के सारे नंबर 7 से छोटे हैं। यानी कि बात तो बिल्कुल 100% सच है कि जब एक डाइस को फेंकेंगे तो फेंकने पर आपको एक 7 से छोटा नंबर मिलेगा। यानी कि बात 100% सच है। आप लोग कहेंगे कि सर ये इवेंट कैसा इवेंट है? श्योर इवेंट है। ये कैसा इवेंट? जिसकी Sure. प्रोबेबिलिटी 1 हो या फिर 100% चांस हो, वो क्या कहलाता है हमारे पास में? श्योर इवेंट कहलाता है। ठीक है, तो आप कहोगे सर ये पूरा मतलब कि श्योर ही है। हाँ बच्चे, आप ये बताइए जब आप डाइस को फेंकेंगे कि आपको 7 से छोटा नंबर नहीं मिलेगा? भाई 1 आ जाए, चाहे 2 आ जाए, चाहे 3 आ जाए, चाहे 4 आ जाए, चाहे 5 आ जाए, चाहे 6 आ जाए, ये 7 से छोटे ही है ना। ये तो श्योर इवेंट है कि जब एक डाइस को फेंकोगे आपसे आपको 7 से छोटा ही नंबर मिलेगा। ये श्योर इवेंट है। भाई यहाँ पे ये तो पूछना चाह रहा है कि जब आप एक डाइस को फेंकेंगे, एग्जाम्पल के थ्रोइंग डाइस इज श्योर टू गेट अ नंबर लेस देन 7। ये बिल्कुल बात श्योर है कि आपके पास में जो नंबर आएगा वो 7 से छोटा ही आएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? और यस एग्जाम्पल देख सर, अब लीजिए, क्लियर हो गया। इतना देख लीजिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट या फिर श्योर इवेंट इज 1। श्योर इवेंट को हम लोग सर्टेन इवेंट भी बोलते हैं। आप लोग एनसीईआरटी की बुक में देखना, शायद उन्होंने सर्टेन इवेंट और श्योर इवेंट एक ही चीज को बोला है। ठीक है, चलिए अगर इतना क्लियर है, जैसे कि अगर आपसे यहाँ पूछा जाए एक एग्जांपल, अ बैग कंटेन्स ओनली रेड एप्पल्स। एक बैग के अंदर केवल और केवल रेड एप्पल्स है। 1 एप्पल इज चूजन एट रैंडम। अचानक से बैग के अंदर हाथ डालकर एक एप्पल बाहर निकाला गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल? रेड एप्पल, यानी कि ये एप्पल बाहर आएगा, ये रेड होगा, इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? आप कहोगे सर जब ये रेड एप्पल भरे हुए हैं बैग के अंदर, तो आप एक क्या, आप 2 3 4 कितनी भी बार एप्पल निकालिए, हाथ के अंदर जो बाहर निकल कर आएगा वो कौन सा आएगा? रेड एप्पल ही आएगा। यानी कि आप कहोगे सर ये श्योर इवेंट है। और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? सर श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है हमेशा, बोलिए क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, चले आगे। Yes, sir. ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी के सामने। बच्चे चैट सेक्शन सभी का बंद कर दिया गया है और पोल सेक्शन सभी का ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। जस्ट बच्चे अभी आने वाला है आप सभी के सामने। ठीक है बच्चे, आप सभी के सामने आ गया है। निश्चित घटना की प्रायिकता होगी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज। चलिए 12 बच्चों का आंसर आ गया है, 13 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 14 बच्चों का आंसर आ गया है। 15 बच्चों का आंसर आ गया है।
16 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। 16 बच्चों का आंसर आया, 22-23 बच्चों का आंसर आ जाता है। चलिए लास्ट 3 सेकंड और दे देते हैं ताकि बच्चे भी बच्चे आंसर कर दें। लास्ट 3 सेकंड, 3 2 1। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। चैट सेक्शन के अंदर सिर्फ वही बच्चे आंसर करना जिनके पास में या तो पोल सेक्शन नहीं आता है या फिर जो बच्चे किसी वजह से पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए। जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से आंसर भेजिए जल्दी से। लास्ट 5 सेकंड से आंसर भेजने के लिए 5 4 3 2 1। ठीक है बच्चे, तो अब आपको पहले पोल का रिजल्ट बता देते हैं बच्चे। पोल का रिजल्ट है हमारे पास में 17-0-1-0, 17-0-1-0। और ये इतना आसान क्वेश्चन था कि ये पूरी क्लास को करना चाहिए था और सभी को सही करना चाहिए था। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? सर चिल्ला चिल्ला करके थक गए कि श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। और क्लास के अंदर कुछ बच्चे होते हैं जो अपनी मर्जी से कुछ भी तुक्का लगाते हैं। उन्होंने तुक्का भी लगाया तो 0.03, तुक्का भी लगाया तो 0.03, पता नहीं कहाँ से निकाला ये नंबर। ये श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0.03 होती है। क्लियर सभी को? यहाँ तक बताइए कि आप सभी को इतनी सारी चीजें क्लियर है? देखिए यहाँ पर हम लोगों का द एंड हो जाता है, द एंड हो जाता है स्लाइड्स को। अब देखिए आप लोगों को एक चीज और समझनी चाहिए कि आप लोगों को एनसीईआरटी की बुक होमवर्क में करनी है। पहले तो आप लोग होमवर्क समझ लीजिए। होमवर्क क्या है बच्चे? होमवर्क के अंदर आप लोगों को एनसीईआरटी की बुक करनी है। ठीक है, आपको पीडीएफ, शायद पीडीएफ नहीं, पीडीएफ आप लोगों का B43 बैच है और B43 एक एडिशनल बैच है। एडिशनल बैच का मतलब होता है कि आप कहीं ना कहीं दूसरे बैचेस में जुड़े हुए हैं। आप सभी बच्चे कहीं ना कहीं दूसरे बैचेस में जुड़े हुए हैं। B43 में आपको इसलिए जोड़ा गया है कि अगर आपकी क्लास छूट जाती है तो आप यहाँ क्लास को अटेंड कर लें। अगर आपकी 5:30 से 6:30 और 7 से 8 की क्लास छूट जाती है किसी वजह से, तो बच्चे पीडीएफ तो हम आपको नहीं दे पाएंगे। तो आपके पास में जो बुक है एनसीईआरटी की, आप एनसीईआरटी की बुक से आप चैप्टर नंबर समझते हैं 14 है नई बुक के अंदर और चैप्टर नंबर 15 है ओल्ड बुक के अंदर। आप ट्राई कर लेना, जो भी आपके डाउट्स रहे वो आप लोग पूछ लें। ठीक है, ये तो रही अब तक की बात इस चैप्टर को लेकर के। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा आगे की। क्या बात करते हैं? आप हमें 2 वर्ड्स का मतलब बताइए। क्या आप लोग कोरस्पॉन्डिंग का मतलब जानते हैं? कोरस्पॉन्डिंग क्या होता है? क्या आप लोग कोरस्पॉन्डिंग का मतलब जानते हैं? बोलिए। सर एक दूसरे से रिलेट होना, मतलब कि आमने सामने या फिर एक दूसरे के इंटरकनेक्शन में। ठीक है, देखिए मान लीजिए अगर ऐसा कह दिया जाए, ये ट्रायंगल है हमारे पास में, एक ABC और एक ट्रायंगल है हमारे पास में PQ। एक ट्रायंगल हमारे पास में PQR। आपको ये समझना पड़ेगा कोरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है। सर कोरस्पॉन्डिंग का मतलब ये होता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। हमें कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ही चाहिए होंगे ज्यादातर। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब क्या है? या फिर सर हमें कोरस्पॉन्डिंग साइड्स चाहिए होंगी, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स चाहिए होंगे। बच्चे एक नाम लिखा जाता है, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि ट्रायंगल। देखो 9th क्लास में आपने ऐसा पढ़ा होगा कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के। बोलिए पढ़ा है 9th क्लास में ऐसा कुछ? बच्चे Yes, ट्रायंगल sir. ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के, बच्चे आप यहाँ से कहेंगे कोरस्पॉन्डिंग अगर देखा जाए तो एंगल A के कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल है वो एंगल P है, एंगल B के जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वो एंगल Q है, और एंगल C के जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वो एंगल R है। क्यों? A पहले नंबर पे लिखा है बच्चे, इधर से पहले नंबर पे P लिखा है। अगर B दूसरे नंबर पे लिखा है बच्चे, इधर दूसरे नंबर पे Q लिखा है। अगर बच्चे
सी तीसरे नंबर पे लिखा है, तो आर तीसरे नंबर पे लिखा है। इस वजह से कोरस्पॉन्डिंग बने हैं, क्योंकि आपने इनको रिलेट कर दिया है। कैसे रिलेट कर दिया है कि सर यहाँ एबीसी को देखो और यहाँ पी क्यू आर को देखो, और ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सर ये दोनों के दोनों ट्रायंगल हमारे पास में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो आप इनको कोरस्पॉन्डिंग ही लिखेंगे फिर, ठीक है। इसी तरीके से कोरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी बन जाएंगी, ए बी के कोरस्पॉन्डिंग साइड बन जाएगी पी क्यू, बच्चे बीसी के कोरस्पॉन्डिंग साइड बन जाएगी क्यू आर, और बच्चे एसी के कोरस्पॉन्डिंग साइड बन जाएगी हमारे पास में पी आर। बोले क्लियर सभी को। अब एक तो कोरस्पॉन्डिंग का मतलब ये होता है बच्चे, कोरस्पॉन्डिंग का मतलब है, आप बस ऐसे समझ लो कि अब हमारे पास है चैप्टर 6 है सिमिलरिटी। अगर हम ये कहने लगे कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, बच्चे कोरस्पॉन्डिंग वर्ड हमें ये चीज याद दिलाएगा कि एंगल ए बराबर होना चाहिए एंगल पी के, एंगल बी बराबर होना चाहिए एंगल क्यू के, एंगल सी बराबर होना चाहिए एंगल आर के। क्लियर सभी को, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होने चाहिए। तो कोरस्पॉन्डिंग का मतलब समझ में आया कि कोरस्पॉन्डिंग चीजें फिक्स नहीं होती, बदलती रहती हैं, बट जब वो किसी ना किसी ट्रायंगल के साथ फिक्स कर दी जाती है तो तब वो जाकर के फिक्स हो जाती है। क्लियर सभी को। आप इन दोनों फिगर को देख के नहीं बता सकते कि ए के कोरस्पॉन्डिंग कौन है, सर पी है क्यू है या आर है, वो किसी ना किसी रिलेशन से बांधे जाएंगे तभी आप बताओगे, ठीक है। चलिए, तो कोरस्पॉन्डिंग के बाद में बच्चे हमारे पास में एक और वर्ड आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल। बच्चे प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि व्हेन टू रेशियोज, व्हेन टू और मोर रेशियोज, व्हेन टू और मोर रेशियोज आर इक्वल, जब दो या दो से ज्यादा रेशियो बराबर होते हैं, देन दे आर इन प्रोपोर्शन, तो वो प्रोपोर्शन में होते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग बात करें बच्चे, एग्जाम्पल के लिए हम लोग ये बोल सकते हैं, देखिए कि जैसे कि 4/3 है बराबर है 16/12 है बराबर है 40/20 30 है, ये सारे रेशियो बराबर है। आप देख सकते हैं सर ये 4/3 है, 4 से काटो 4 से 16 4 से 12, सर 10 से काटो 10 से 40 10 से 30, बच्चे 3 रेशियो बराबर हैं, ये 3 रेशियो बराबर हैं, और जब रेशियोज बराबर होते हैं तो वो प्रोपोर्शनल में कहलाते हैं। बोले क्लियर सभी को, इतना क्लियर सभी को, ठीक बच्चे। बस आप ये दो चीजें समझ यस सर। बाकी सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, जब हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6, ठीक है। बच्चे ये क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे, और बाकी सारी चीजें हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर जब हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 को अच्छे से।